दोस्तों, तेलंगाना में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के दौरान एक बहुत बड़ा आंकड़ा सामने आया है। तकरीबन 73 लाख वोटर्स के रिम्यूनरेशन फॉर्म्स का वेरिफिकेशन पूरा नहीं हो सका है। अब सवाल सिर्फ 73 लाख का नहीं है, सवाल यह है कि इन 73 लाख वोटर्स के साथ आगे क्या होगा। क्या इनमें वो लोग हैं जिनकी मौत हो चुकी है? क्या ये वो लोग हैं जो परमानेंटली किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं? क्या इनमें डुप्लीकेट या एक से ज्यादा जगह रजिस्टर वोटर्स है, या फिर इस बड़ी संख्या में ऐसे लाखों असली वोटर छुपे हैं जो आज भी जिंदा है, अपने इलाके में रह रहे हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से वेरिफिकेशन प्रोसेस उनका नहीं हो सका। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या सिर्फ इन्यूमरेशन फॉर्म्स का पूरा ना होने की वजह से इन 73 लाख वोटर्स को डिलीटेड वोटर्स कहना सही होगा? क्योंकि एक आंकड़ा सिर्फ एक नंबर होता है, लेकिन उस नंबर के पीछे एक इंसान, एक परिवार और उसका मताधिकार होता है। आखिर इन 73 लाख केसेस की असली स्थिति क्या है? क्या ये वास्तव में मतदाता सूची यानी वोटर्स लिस्ट से हटाए जाने वाले नाम हैं, या अभी इनका सत्यापन जांच बाकी है? इन्हीं महत्वपूर्ण और गंभीर सवालों पर विस्तार से बात करने के लिए आज हमारे साथ है सीनियर जर्नलिस्ट एस ए इसाकी सर। इसाकी सर, कैंडिड टॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी शुक्रिया। इसाकी सर, सबसे पहले बेसिक बात समझते हैं कि 73 लाख वोटर्स का फिगर एक्चुअली क्या बताता है। क्या इसका मतलब 73 लाख वोटर डिलीट हो गए हैं? ना, अभी 73 लाख वोटर्स डिलीट हो गए बोल के बोलना अभी पूरा प्रीमेच्योर होता है, क्योंकि अभी इमीडिएट यानी फॉर्म्स दाखिल करने का डेट ख़त्म होने के बाद में अपने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का सुदर्शन रेड्डी के साथ में अनाउंसमेंट ये करे कि भाई 73.5 लाख वोटर्स के अभी फॉर्म्स जो है हमारे पास पूरी तरह नहीं पहुँचे, मतलब अपलोड होना रहने दो। ये लोगों के नाम जो है ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल होना मुश्किल है बोले तो अभी ड्राफ्ट लिस्ट 17 तारीख को या 16 तारीख 17 तारीख के डेट्स थोड़ा ये है सब्जेक्ट टू करेक्शन। तो ड्राफ्ट लिस्ट रिलीज होता, उसके बाद में प्रोसेस होता, नोटिस देना क्या है बोल के। और मेन रीजंस ये बता रही कि इलेक्शन कमीशन के 3-4 क्राइटेरियाज है कि नाम नहीं, एक तो एन्यूमरेशन फॉर्म आप जो है टाइम पे दाखिल नहीं करना, एक रीज़न है, ओके। और उसके बाद ये लोग प्रोसेस में, अगर आपका फॉर्म नहीं आया तो अब ऑटोमेटिकली आप ड्राफ्ट लिस्ट में भी नहीं रहते, आपका नाम नहीं है, आपको नहीं पहुंचा, तो आप फिर नए सिलसिले से मेरे से ख्याल से फिर फॉर्म जाके नया वोट शामिल कर लेना, या तो फॉर्म सबमिट कर लेना। इसका प्रोसेस क्या बताएंगे वो लोग। जिसके फॉर्म्स ऑलरेडी सबमिट हो गए हैं वो ज़रा देर से भी पहुँच गए, कुछ भी पहुँच गए, तो वो लोग नोटिस वगैरह जो भी प्रोग्राम है वो करते। और ड्राफ्ट लिस्ट में नाम ले रहने के मतलब ये जिनके पास जो भी अपडेट नहीं हुए उसको ये बता रहे कि हम एक नोटिस देंगे, उसके बाद आपसे जवाब तलब करेंगे, या कोई डुप्लीकेट वोटर रहा तो उसके बारे में भी नोटिस आएंगे आपको। ये पूरे चीज़ें हैं ना। और आपका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में चढ़ाने से पहले क्यों डिलीट हो गया, क्या है बोले तो 3 क्राइटेरियाज बता रहे कि वो लोग आपका जो है डुप्लीकेट वोटरशिप, या एक जगह वोट दूसरी जगह, और एक वोट पाया जाना, एक जगह नहीं दूसरी जगह तीसरी जगह, जो भी है एक से ज़ायद जगह पे आपका नाम पाया जाना। और दूसरी बात है कि आदमी का मतलब इस दुनिया से चले जाना। और जो पते पे आप रहते हैं वो पते पे आप जब BLO आए हो तो आपका नहीं रहना, या नहीं तो आपके मौजूद वहाँ नहीं रहना, या आप किसी तौर से वो एड्रेस से कहीं जगह पे आप परमानेंट शिफ्ट हो जाना। ये इसके वजह से जो है आपको एन्यूमरेशन फॉर्म जो है फाइनल नतीजे तक पहुँच रही, मतलब ड्राफ्ट लिस्ट तक नहीं गई बल्कि। तो यहाँ पे कई सवाल पैदा होते हैं प्रोसेस को लेके ही। तो अभी 73.5 लाख तो डिलीट नहीं हुए इसके बाद में, और इसमें ज़्यादा फॉर्म्स कहाँ पे, पूरा स्टेट का फिगर है ये, उसमें ज़्यादातर कहाँ से है बोले तो हैदराबाद से। हैदराबाद को एक पर्टिकुलर एंगल से देखना पड़ता, आपको अलग नज़रिए से देखना पड़ता, दिगर रियासत के इलाकों पे पूरा जो है उसको अलग एक नज़र से देखना पड़ेगा। दो को क्लब नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ का रीजन्स अलग होकर रहते, हैदराबाद के रीजन्स अलग होकर रहते। तो 73.5 तो अब इमीडिएट डिलीशन के लिस्ट पे तो आप नहीं डाल सकते। नोटिस वगैरह होके फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट के बाद में
फाइनल लिस्ट जो फाइनल वोटर्स लिस्ट जब पब्लिश होता उसके बाद कितने फिगर तक ये पहुंचता देखा जाएगा, वो कहाँ तक क्या है बोल के वो लोग उसके बाद में जो प्रोसेस है वोट आप हासिल कर लेने का, उसके बाद वो मतलब जैसा कि अब ट्रिब्यूनल्स कलकत्ता में ट्रिब्यूनल्स आए थे, यहाँ पे अब ट्रिब्यूनल बोले तो नथिंग बट इलेक्टोरल ऑफिसर कंसर्न जो भी डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स रहते हैं उनको जाके फिर आपके पासपोर्ट वगैरह जो चीज़ आपके पास कमी है वो सबमिट करना। अब तेलंगाना में तो एक फैमिली सर्टिफिकेट वगैरह भी दे दिए, वो कब पेश करना पड़ता और क्या क्या डिलीशन, ये पूरा नेक्स्ट स्टेज में है। अब तो 73.5 लाख वोट्स तो आपको ड्राफ्ट लिस्ट तक नहीं पहुँचे, सो नामा लिस्ट है ये। अब इसमें से 73 लाख रहते और फिर नोटिसेस वगैरह आने के बाद में ड्राफ्ट लिस्ट पब्लिश होने के बाद में कुछ फिर अब क्या है उसमें SIR में एक है, अगर आपको वोट भी आ गया ड्राफ्ट लिस्ट में, आपका कोई पड़ोसी भी कंप्लेंट करे तो फिर आपका वोट नहीं जा सकता, ये भी एक प्रॉब्लम है ना SIR में। तो ये फाइनल क्या है, अल्टीमेटली जब फाइनल लिस्ट प्रिंट होगा वो डेट के बाद में जितना डिलीशन है वो फाइनल डिलीशन है, उसके बाद फिर और प्रोसेस रहता। सर, इलेक्शन कमीशन के प्रोसेस में डेथ, परमानेंट माइग्रेशन, डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन जैसे रीजन से नाम हटाए जा सकते हैं, तो क्या तेलंगाना में 73 लाख केसेस में भी ये मेजर रीजन्स हो सकते हैं? तो वही बताया ये, क्योंकि ये तो इमीडिएटली आप ये जो है स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जैसा एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, तो ये प्रोसीजर के हिसाब से जैसा कि गए वोट के वास्ते गए, आपको BLO का इन्फॉर्मेशन है कि भाई वो वहाँ पे मौजूद नहीं है एक पॉइंट, या नहीं तो आपको इन्फॉर्मेशन मिला के उनका डेथ हो गया, मतलब ये दुनिया से निकल चुके हैं। तीसरे जो है वहाँ पे एड्रेस पे नहीं, और जब चेकिंग के दौरान ये निकला कि भाई आपका नाम कई जगह पे दूसरी जगह पे भी मौजूद है, मतलब यही कॉन्स्टिट्यूंसी में रहना या नहीं तो दूसरी जगह पे रहना, या नहीं तो अब ये 2 तेलुगु स्टेट्स है होने से तेलुगु स्टेट्स के हिसाब से यहाँ नहीं है तो आंध्र प्रदेश में है, यहाँ पे भी जो है अब उनके पास कुछ सॉफ्टवेयर आया, सॉफ्टवेयर की वजह से हम डुप्लीकेट वोटर्स को पहचान सक रहे। यहाँ पे मेन प्रॉब्लम क्या है बोले तो, आप एक पर्टिकुलर एड्रेस में आप रह रहे या नहीं रहे ये चेक करने की जिम्मेदारी किसकी है? BLO की है। उसको इलेक्शन कमीशन क्या बता रहा, 3 बार हम आपके पास विजिट करेंगे BLO बोल के, जबकि हैदराबाद में जितने भी वोटर्स हैं उनको जाके पूछिए उनके घर पे BLO की विजिट कितने बार हुई। ओके, तो कभी एक तो है ये जो SIR इतनी ऐसा माहौल क्रिएट करके रखा है कि भाई थोड़ा बहुत जो भी समझ सकता, कम से कम नाम कहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है, वो ऐसे लोगों को, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को भी जो है कन्फ्यूज कर दिए। तो फिर अनएडुकेटेड पीपल क्या करेंगे, कभी गए तो अगर BLO को आप फॉर्म सबमिट कर दिए, अब थोड़े लोग बोल रहे आप करीब बैठ के आप अपलोड करा लेके आना था, अब मैं फॉर्म दे के आ गए हम विथ गुड फेथ, पूरे चीज़ें हैं 2002 में किसका नाम है क्या है पूरा जो डाल के कंटिन्यूस फॉर्म करके दे के आ गए। अगर BLO के पास कुछ गड़बड़ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? तो ये जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर करेक्ट फॉलो हुआ नहीं हुआ BLO को, उसका चेक पॉइंट कौन सा है? इसका कोई चेक पॉइंट नहीं है। कोई करे तो जो है अब टोटल, अब खास करके हैदराबाद का एक आप जैसा बोले एक पॉइंट के एड्रेस नहीं ट्रेस आउट होना, BLO जो है वोटर लिस्ट के हिसाब से नाम देख के वो एड्रेस पे आपका फॉर्म पहुंचाता। इस फॉर्म पहुंचाने तक BLO का ड्यूटी ओके, कई जगह पे वो परफेक्ट हुआ था, उसमें कोई दौरा नहीं है, सबके घरों पे ऑलमोस्ट ऑल कहीं ना कहीं, या नहीं तो मालूम हो कि कोई जाके करीब में जाके वोटर लिस्ट अपना वोटर आइडेंटिटी कार्ड बताए तो उसमें ढूंढ के निकाल के इमीडिएट वो लोग दे दिए, वहाँ तक परफेक्ट हुआ काम। मगर उसके बाद से उसके पास BLO के पास में जो वोटर लिस्ट है उसमें कितने घरों को विजिट कराऊंगा उन। अब कैसा हुआ हैदराबाद में, एक कॉर्नर में कहीं ना कहीं बैठ गए, एक द पॉलिटिकल वॉलंटियर्स भी आ गए, उनके ज़रिए जो है कौन से मकानात मालूम है पहुंचा दिए, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज भी हेल्प करते हैं, वो जनरली चलता। पहले ज़माने में तो खाली पॉलिटिकल पार्टीज ही जाके एन्यूमरेटर्स के साथ में आके वोटा लिखा के जाते थे, उसी तरह यहाँ पे BLO में भी, ये SIR में भी तकरीबन वही प्रोसेस हुआ। लेकिन क्या करें, प्रोसेस को जो है बहुत ज़्यादा
कॉम्प्लेक्स कर दिए। तो अब यहाँ पे BLO आया नहीं आया, फॉर्म तो पहुंचा दिए, फॉर्म रिटर्न लेके जाके सबमिट करना है बोले तो BLO कहीं एक जगह, अब पूरे मकान ना तो फिर नहीं सकते साहब, आप लोग फलाने एड्रेस पे आ जाओ, कहीं स्कूल पे बैठ गए, कहीं कम्युनिटी हॉल पे बैठ गए, कहीं कोई बड़ा अपार्टमेंट में बैठ गए। यही हुआ ना पूरा हैदराबाद में। इसको हटके तो नहीं, यहाँ घर में आके आपको दरवाज़ा खटखटा के आपको पहले ज़माने के जैसा बैठ के कोई टीचर आके नाम कितने हैं, क्या वोटर है, कौन है, क्या है, कुछ ना कुछ लिख के जाने का, ऐसा नहीं है। जो फॉर्म आप दिए वो फॉर्म ले लिए, बस उसके ऊपर एक साइन करके दे दिए। आपके पास सिर्फ फॉर्म सबमिट करे सो प्रूफ है आपके पास, मगर अपलोड करे नहीं करे बोले को प्रूफ आपके पास नहीं है ना। अब ड्राफ्ट लिस्ट आए तक रोकना है। तो यहाँ पे अब ये लोग अब जितने सबमिट करने के बाद में हो सकता है कि भाई 73 लाख में कई फॉर्म्स ऑलरेडी BLO के पास पेंडिंग होंगे अपलोड होए तक। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का क्लेम है नहीं हमारे लोग कर दिए बोल के। हो सकता है ह्यूमन एरर हो सकता, पूरा टास्क एट ए टाइम कंप्लीट भी नहीं हुआ होगा, अपन ये नहीं कर नतीजे पे नहीं पहुंच सकते। तो इसीलिए 73 लाख का जो है ये फिगर कब तक इसको फाइनल हो सकता बढ़ता या कम होता ये देखा जाएगा। और ये 3 रीजंस में हो सकता आप बोले जैसा कई लोग जिंदा भी होंगे, क्योंकि इसी तरह के प्रोसेस में कहीं ना कहीं लोग मिस हो जाके रहते। खास करके जैसा कि बिहार में हुआ था इंसिडेंट कि भाई वहाँ पे जिंदा लोगों को ही मुर्दा करार देके वोटर लिस्ट में से नाम निकाल दिए, बाद में वो लोग सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गए। तो उसी तरह के इंसिडेंट यहाँ पे भी होने की चांसेस रहती है। कब ड्राफ्ट रोल के लिस्ट के बाद में, क्योंकि सबमिट भी कर दिया एवरीथिंग है तो नाम नहीं रहा, तो जाके ऐसी चीज़ें पूरे जो है ड्राफ्ट रोल के बाद में थोड़े चीज़ें सामने आने की चांसेस रहते हैं। सर लेकिन हैदराबाद जैसे शहरों में एक और प्रॉब्लम है माइग्रेशन का। लोग रेंटेड हाउस चेंज करते हैं, स्टूडेंट्स शिफ्ट होते हैं, एम्प्लॉयज़ सिटी के अंदर या बाहर चले जाते हैं। तो क्या वोटर्स घर पर नहीं मिला तो क्या ऑटोमेटिकली वोटर एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा माना जा सकता है? हैदराबाद में पर्टिकुलरली ये बड़ा शहर है, यहाँ पे कई लोग जो है जॉब के तलाश में आके छोटे मोटे काम कर लेते हुए यहाँ पे, एक तो माइग्रेंट लेबर भी है जैसा बिहार, उत्तर प्रदेश वगैरह वगैरह से यहाँ से, और सॉफ्टवेयर कंपनीज में भी जो है इंडिया में कई मुख्तलिफ इलाकों से आप यहाँ पे काम करने वाले हैं। वैसा ही दूसरे स्टेट से, अब जैसा भी अदर स्टेट से कई मुख्तलिफ इलाकों से आके आप हैदराबाद में काम करने वाले हैं। यहाँ पे जो ज़ाती मकान है, सवालों को आप इसी से ट्रेस कर सकते हैं। किराएदार का कोई परमानेंट किराएदार तो नहीं रहता इधर से उधर। हैदराबाद में जो है आजकल कैसा हो गया, एक IT कंपनी में आप 2 साल जॉब करने के बाद में बेटर प्रॉस्पेक्टस के लिए आप दूसरी कंपनीज चेंज होना, अगर वहाँ पे करीब में घर ले लेना, ऐसा जाने वाले हैं। थोड़े स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे आके कभी वोटर लिस्ट में नाम चढ़वा लेके यहाँ पे स्टडीज़ कंप्लीट होने के बाद में चले जाके रहते इसी तरह। और ख़ास करके इसी तरह से अब चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का भी कहना यही है ना कि जितने फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में रिटर्न में आए सो फॉर्म्स अगर देखा गया तो हैदराबाद में सपोज 100 फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट करे तो 40-45% ऑफ फॉर्म्स ही रिटर्न आए, बाकी के फॉर्म्स नहीं आए। मतलब अगर यहाँ पे हैदराबाद में 1 लाख वोटर रहा तो पीछे आए 45,000 ही, मतलब 55,000 वोटर्स जो है लापता के फॉर्म सबमिट ही नहीं करे। वो क्या रीजंस हो सकते हैं, अब ये बाद में समझ में आएगा कि भाई क्या है रीजंस बोल के। तो अब ये मेन हैदराबाद में तो, और एक पहले से जो है हैदराबाद जैसा जब से 2 स्टेट्स अलहदा हुए, जब से एक चीज़ नोट, उसके बाद में 2 इलेक्शंस हुए 2014 और 24। यहाँ पे बोले तो अपने को 18 और अपने के यहाँ 3 इलेक्शंस हो गए थे। हाँ 19 में 3 इलेक्शंस हुए ना, 3 इलेक्शंस में 14 तो कंबाइंड स्टेट में हुआ था, ओके कंबाइंड स्टेट में हो गया था। बाद में 18 में तेलंगाना में, फिर 23 में ये। लेकिन 24 इलेक्शंस पे आप ये 2 अलग अलग होने पर एक नोटिस करें कि यहाँ से कई लाखों वोटर आंध्रा को जाके वोट करे थे, याद है, रात बसेस में वगैरह। उसी तरह तेलंगाना के वोट के टाइम पे भी कई लोग आंध्रा से आके यहाँ पे इलाकों में खास करके जहाँ पे भी जो है आंध्रा के पीपल रहते यहाँ पे वो एरियाज में वोटिंग हुआ बोल के एलिगेशन भी आया। अपन 24 इलेक्शन में तो यहाँ पार्लियामेंट के इलेक्शंस को डेट भी अलग था, वहाँ का डेट भी थोड़ा डिफरेंस था, तो यहाँ से लाखों लोग वहाँ पे गए, वो पूरा पिक्चर्स वगैरह देखे।
तो हो सकता है कि भाई अब ये ड्यूअल वोट कॉन्सेप्ट का है ना, डुप्लीकेट वोट हो गए तो हम कुछ आपके पर जुर्माना आयद करेंगे, जेल जाना पड़ेगा, ये पूरे धमकियां थी। तो कहीं ना कहीं इसमें से चंद लोग एक ही स्टेट ऑप्ट करके रहते, उसमें वो लोग जो है सबमिट नहीं करके रहते, मगर उनके तादाद कितना है, खास करके हैदराबाद शहर के लिए। रूरल एरियाज में तो जो है चीफ इलेक्टोरल का स्टेटमेंट के हिसाब से मेजॉरिटी ऑफ दी फॉर्म्स रिटर्न हो गए, रीसबमिट हो गए, मतलब दे जाने के बाद में फुल करके फिल कर दे के आप सबमिट कर दिए, मतलब वहाँ पे तो तकरीबन 75-80 जितना भी परसेंटेज है वहाँ पे फुलफिल हो गया, मगर मेजॉरिटी जो है हैदराबाद में ही है। तो 48% कुछ बता रहे, 48.2 48.8, तो टोटल ओवरऑल देखा गया तो 59% कुछ रिटर्न हुए। तो इसीलिए टोटल अब 73 लाख जो है डेफिशिएंट बता रहे कि भाई ये लोगों के ऊपर डाउट, अब एक्चुअली देखा गया तो डाउटफुल, ये डाउटफुल कैटेगरी में है फिलौखत। बोले तो वो डाउटफुल नहीं, तुम वोटर है या नहीं है, यहाँ के शहरी है या नहीं है बोल के नहीं। अब ये जो फॉर्म्स में जो इसमें तो ये हिसाब से देखा गया तो हो सकता है ये भी एक वन ऑफ द रीज़न है। ये रीजंस के ये पूरे देखा गया तो जो है ये कर, लेकिन अब फाइनल फिगर तो हम जब पहले अपन जो बातचीत कर लिए जैसा लास्ट में ही आफ्टर फाइनल लिस्ट के बाद ही एक नतीजा मिल सकता, क्योंकि यहाँ पे तो इमीडिएट कोई इलेक्शन नहीं है ना, तो यहाँ कोई भागम दौड़ी नहीं है बिहार या नहीं तो वेस्ट बंगाल के जैसा या नहीं तो तमिलनाडु के जैसा, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे हो सकता है इसीलिए यहाँ पे 2 बार डेट्स भी बढ़ाया गया, और बाकी का प्रोसेस के लिए भी फाइनल लिस्ट भी कुछ अक्टूबर में कुछ वो डेट्स में है। तो ये सब देखा जाएंगे, ये 17 है या 16 है ये देखना है, ड्राफ्ट लिस्ट ये डेट्स में है ये। सर, एक कॉमन वोटर के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर उसका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है तो उसको क्या करना है, क्लेम्स, ऑब्जेक्शंस, डॉक्यूमेंट्स या वेरिफिकेशन? क्या आम आदमी के लिए प्रोसेस अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट हो रहा है? डेफिनेटली, क्यों बोले तो ये पहले कभी भी इतना मसला नहीं था कि डोर टू डे वेरिफिकेशन हो जाता था, कुछ भी रहा तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं, वहीं ऑन स्पॉट पे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट पे कुछ पूछ रहा है या कब कुछ एजुकेशन, मैक्सिमम क्या है 18 साल होने के बाद में आपको इंडियन सिटीजन है या नहीं है, ये कोई सवाल नहीं उठता था ना। पहले क्या होता था, पूछते थे वहीं सर्टिफिकेट देखते थे, कुछ अगर भी डाउट आया तो कोई 18 ईयर्स बोले तो 18 ईयर्स नहीं होंगे बोल के, बड़े तो एज में अगर बड़ा दिख रहा तो ऑटोमेटिकली कोई पूछते भी नहीं थे, डेट ऑफ बर्थ कोई पूछते थे, डेट ऑफ बर्थ को आप उसको एनरोल हो जाता था। अब क्या हो गया, आपको मेन जो है आप लोकल रेसिडेंसी आपको प्रूव करना पड़ रहा, और आपको लिंकेज 2002 से आपका लेनेज को पूरा जो है उसको मैपिंग करना पड़ा। तो अब उसमें जो है मैपिंग में कई लोग किसी की मदद लेके कर दिए, कोई जो है अधूरा रह गया, किसी को नॉलेज नहीं रह के कर दिए। जैसा मैं बोला ना, BLO को देने के बाद में ये नहीं हुआ। अगर ड्राफ्ट लिस्ट में वहाँ पे कुछ, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक्स, पहले तो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कह के भाई स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह तो ये नहीं, क्योंकि मेरा नाम में खुद स्पेलिंग मिस्टेक है वो ज़्यादा नहीं होता बल्कि, लेकिन वेस्ट बंगाल में क्या हुआ, वही लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज बोल के वहाँ पे दिखा के वहाँ पे तकरीबन क्या बोलते हैं 90 लाख वोटर्स को वहाँ पे डिलीट कर दिए। उसमें 27 तो बिल्कुल लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी से है। फिर वो भी वही क्राइटेरिया यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते या नहीं करते, ये भी देखना है। अगर सपोज देख के उसमें कहीं पे नाम में स्पेलिंग में वगैरह गलती है, किसी को आ गया तो पासपोर्ट है तो गए पासपोर्ट में भी कभी कभी गलतियाँ होते रहते, फिर भी चलो सब कुछ ठीक है, पासपोर्ट दिखाई, एक तो पासपोर्ट के ज़रिए आपको रेस्टोरेशन हो सकता, और अब ये फैमिली सर्टिफिकेट एक दिखाए, ये इसके वजह से जो है आपका वोट रेस्टोरेशन होता बोल के, ये पूरे गवर्नमेंट प्रैक्टिकल में आगे जाके क्या होता, किसी के पास कोई गारंटी का उसका रिप्लाई नहीं है। अब वो जो गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन जो बोल रही, वही जो है पॉलिटिकल लीडर्स भी कम्युनिकेट कर रहे ग्राउंड लेवल तक, वही रिपोर्टर्स जर्नलिस्ट भी वही लिख रहे कि भाई ये ऐसा ऐसा है बोल के। तो अब ये कॉमन मैन को कॉम्प्लिकेशन ही है ना। सपोज उसको नोटिस आ गया, बताया गया कि भाई अपन वो भी इंसिडेंट देखे थे ना, जिसके एक सीनियर जर्नलिस्ट राजगोपालन के साथ क्या हुआ, पासपोर्ट रुक गया, फिर पासपोर्ट उसके टेलीग्राफ के पासपोर्ट उसके फिर जारी किया, वो आदमी खाली स्पेलिंग में एक मिस्टेक में एक नुक्ते के वजह से उतना वहाँ पे हार्डशिप फेस मुश्किलात
उनको सामना करना पड़ा। तो नहीं जा सके था वो पूरा इंसिडेंट। तो फिर उसी तरह जो है यहाँ पे एक माइग्रेंट लेबर को एक 5 क्लास या 6 क्लास या 10 क्लास से अंदर जो भी पढ़ा लिखा है, कुछ काम क्या बोलते हैं कारीगर है, कोई कारपेंटर है, कोई प्लम्बर है, काम सिखा सो है, पुरखाने क्या बोलते हैं पुरखों से आ रहा सो काम कोई कंटिन्यू कर रहे सो है। ये कारपेंटर्स वगैरह पूरे जो है खानदानी पेशा ही रहता ना, तो वो लोग आ गए उनके वही दूसरे स्टेट के से। हाँ तो यहाँ हाँ वो है उनके पास नहीं, वहाँ पे बोले तो अब यहाँ पे 1-2 चीज़ें देखना है। सपोज बिहार में रह के अगर उनके पास वोटर लिस्ट पे वहाँ पे रजिस्टर करवा लिया तो वहाँ पे जाके ये कर लेने का है। सपोज थोड़े लोग यहाँ पे रहे होते, इलेक्शन के टाइम पे क्या पहले क्या होता था भाई, इलेक्शन चंद दिन है बोले तो और एवरी ईयर आपको वोटर लिस्ट में एनरोलमेंट होना, रिवीजन होना होता था स्पेसिफिक डेट्स में। वो टाइम पे पॉलिटिकल लीडर पॉलिटिकल वाले कोई आते थे, अगर इलेक्शन का सामना रहा तो फटाफट आके जो भी अवेलेबल है सबके भी नामा लेके वोटर लिस्ट में चढ़ा के वोटर्स बना लेके इलेक्शन के टाइम पे लेके जाके, खास करके म्यूनसिपल इलेक्शंस में, जीएचएमसी इलेक्शन में वो यूज़ होता था। उसी तरह अगर वैसा कोई वोटर लिस्ट में नाम चढ़ गया किसी का तो रह गया बंदा यहीं पे, तो अगर फिर उसको अब डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ी, आप बोले जैसा बिहार में कोई बाढ़ में उसकी चलेगी तो फिर उसको तो अब वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे नहीं मिलती। तो अगर या नहीं तो फिर अगर बिहार में भी वोट है, यहाँ पे भी वोट है बोले तो यहाँ के वोट को फिर वो अब नहीं आता। उसी तरह आंध्र प्रदेश में एक वोट रखने के बाद में तेलंगाना में, हैदराबाद में भी वोट रह के अब ऑप्ट कर लिए होंगे सिर्फ आंध्र प्रदेश में ही, या नहीं तो सिर्फ तेलंगाना में कर लेना। तेलंगाना में फॉर्म सबमिट करके रहते, आंध्र प्रदेश में छोड़ दे के रहते, क्योंकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना SAR में कितना 15 दिन का फासला है। वहाँ पे ड्राफ्ट लिस्ट ऑलरेडी पब्लिश हो गया वहाँ पे, तो वहाँ पे अभी चल रहा नोटिस वगैरह का। तो यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना, तो टोटल सिस्टम भी अब ये और एक भी एक मसला चल रहा है कि भाई SIR को परमिशन कौन दिए, वो भी एक चल रहा है। क्योंकि एक एडवोकेट जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट पे डाले तो SIR के पास में हमारे पास कोई प्रोसीडिंग्स नहीं हुए, SIR ऐसा ही शुरू हुआ, कहीं से भी कोई भी डिसीजन लिए सो नहीं है बोल के। उसी सिलसिले में ही एक वन ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर भी जो है रिज़ाइन करके चले जाना पड़ा पहले, क्योंकि नहीं SIR ठीक नहीं है, कोई कुछ वहाँ पे मामला होता इसी सिलसिले में मैं समझ रहा हूँ एक, तो वहाँ पे कुछ इख्तलाफात हुए थे तीनों कमिश्नर के दरमियान, तो एक आदमी जो है प्रीमेच्योरली रिज़ाइन करके चले गए थे। तो ये पूरा हुआ, तो ये पूरे SIR के कंट्रोवर्सी है ना, कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो अब इसको जो है पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे के ऊपर जो है इल्ज़ामात आयद कर रही। बीजेपी बोल रही पूरे मजलिस वाले जो है पूरे अपने वोटर्स पूरे कर लिए, एक दूसरे इलाके में वोट्स नहीं हुए बोल के। कांग्रेस बोल रही टारगेट करके हमारे वोट्स निकाल रहे बोल के, BRS बोल रही हमारे वोटा निकाल दे रहे बोल के, मजलिस खुद बोल रही हमारे वोटा निकाल रहे बोल के। किसका वो चल रहा ना यहाँ पे पूरा, तो ये पूरा ये अल्टीमेटली अब फाइनल लिस्ट कहाँ पे जाता, क्योंकि वो भी बता रहे कि भाई 11 लाख वोट्स का कुछ गया तो वो 2 लाख को गिर गया, मतलब टोटल परसेंटेज अगर देखा गया तो 45 से भी नीचे गिरेगा। जनरली हैदराबाद में क्या है, कभी भी रिसेंट टाइम्स में वोटिंग परसेंटेज भी जो है 55 से भी ज़्यादा ऊपर भी कभी भी नहीं गया। इवन GHMC इलेक्शंस में रहने दो, म्यूनसिपल इलेक्शंस में असेंबली के रहने दो या पार्लियामेंट के रहने दो, हैदराबाद का वोटिंग परसेंटेज जो है ज़्यादा बहुत कम रहता। तो इसीलिए लोग हैदराबाद लोग आलसी लोग हैं, वोटिंग को नहीं निकलते, ऐसे भी स्टोरीज आए थे ना। तो ये पूरा इस सिस्टम से देखा गया तो यहाँ पे एक वोटर मतलब इसी तरह 2 स्टेट्स के बगैर एक ही स्टेट ऑप्ट करा तो एक कम हो के रहता। BLO के क्या बोलते BLO हो या वोटर का लापरवाही हो, ये दोनों के लापरवाही की वजह से भी कोई नहीं पहुँच के रहते। तो ये सब भी और एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम एक है, और जो है इसके रह के ये पूरे चीज़ों के मद्देनज़र जो है SIR यहाँ पे वेस्ट बंगाल बिहार में हुआ सो तक गड़बड़ तो नहीं हुआ, मगर नंबर तो 73 को यहाँ पे पहुँच गया, ऑन पार विथ बिहार में 63-70 के दरमियान था। अब वेस्ट बंगाल में जो है 90-94 के दरमियान था, अब यहाँ पे 73 को आ गया। आंध्रा में कितना हुआ मैं उतना कॉन्सेंट्रेट नहीं करा, तो बाकी किस तमिलनाडु में भी जो है 70-80 लाख के वोट निकल गए, यहाँ पे 70 का फिगर अभी पहुँच गया। ये तो फाइनल फिगर नहीं है, हो सकता है कि भाई इर्द गिर्द उधर 10 लाख इधर उधर में कहीं ना कहीं सेटल होता, या नहीं तो उससे ज़्यादा बढ़ जाता, देखना चाहिए। इसाकी सर, आपने इस पूरे मुद्दे के कई महत्वपूर्ण मुद्दे हमारे सामने रखे और 73 लाख के इस आंकड़े को समझाने में बहुत अहम जानकारी दी, इसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। थैंक यू। दोस्तों, आज के डिस्कशन से एक बात बिल्कुल साफ है, 73 लाख का आंकड़ा
अपने आप में पूरी कहानी नहीं बताता। असली तस्वीर तब सामने आएगी जब हमें यह पता चलेगा कि इन 73 लाख केसेस में कितने लोगों की मौत हो चुकी है, कितने लोग परमानेंटली दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं, कितने डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशंस है, कितने लोग वाकई ट्रेस नहीं हो सके, और सबसे अहम सवाल, कितने ऐसे जेन्युइन वोटर्स है जो आज भी मौजूद है लेकिन वेरिफिकेशन प्रोसेस में किसी न किसी वजह से छूट गए हैं। क्योंकि वोटर्स लिस्ट सिर्फ एक सरकारी डाटाबेस नहीं होती। वोटर लिस्ट में दर्ज हर नाम के पीछे एक नागरिक, एक परिवार और उसका मताधिकार होता है। इसीलिए वोटर लिस्ट का रिवीजन जरूर होना चाहिए। गलत नाम हटनी चाहिए, डुप्लीकेट एंट्रीज हटनी चाहिए और वोटर लिस्ट को साफ और सही बनाना जरूरी है। लेकिन साथ ही ये भी सुनिश्चित करना होगा कि कोई जेन्युइन वोटर सिर्फ एक सिस्टम की गलती, वेरिफिकेशन की कमी या किसी छोटी सी प्रक्रियात्मक दिक्कत की वजह से अपना मताधिकार ना खो। आखिर में सवाल सिर्फ वोटर लिस्ट को साफ करने का नहीं है, सवाल ये भी है कि इस प्रक्रिया में एक भी जेन्युइन वोटर छूटना नहीं चाहिए। तेलंगाना एसआईआर और 73 लाख वोटर्स के इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ये जरूरी वोटर लिस्ट रिवीजन है या इस प्रक्रिया में जेन्युइन वोटर्स के नाम छूटने का भी खतरा है? अपने राय कमेंट में जरूर दें। मैं हूं आपका होस्ट अहमद। मिलते हैं कैंडी टॉक्स के अगले करंट एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रहे। धन्यवाद। जय हिंद।